दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक ऑनलाइन पोर्टल में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है हम लोग कर रहे हैं एसएससी के 4600 जीके क्वेश्चन की सीरीज, जिसका ये पार्ट 4 है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो टीसीएस ने 2020 के एग्जाम्स में पूछे हैं जो एसएससी के हुए थे। तो इस वीडियो हम लोग देखेंगे 18 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ था सीएचएसएल का पेपर। इसके अलावा जो आपके पेपर्स हैं जैसे कि सीजीएल, स्टेनो, जेई, सीपीओ, फेज 8 और दिल्ली पुलिस का, इनके जो पेपर्स हुए हैं, कौन सा पेपर कितनी शिफ्ट में हुआ है, यहाँ पर मैंने सब लिखा हुआ आप देख सकते हैं। टोटल इस तरीके से आपको 4600 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ये जो सारे क्वेश्चन होंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ये सारे टीसीएस के नए पैटर्न पर आधारित हैं। इससे आपके क्वेश्चन तो कलेक्ट हो ही रहे हैं जीके के, साथ साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट कैसा पूछा जाता है, हिस्ट्री और पॉलिटी कैसे पूछी जाती है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। और आपको अपनी तैयारी में मेरा छोटा सा सहयोग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन पे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था आपसे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने की। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी के लगभग हर पेपर में पूछा गया है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन हो गया अब तो ये। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण की मेजबानी की थी गुवाहाटी ने। ये हुआ था 2020 में, 10 जनवरी से लेकर 2022 तक ये गेम्स खेले गए। और अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि चौथा संस्करण यानी कि 2021 वाला कहाँ होगा, वो होगा हरियाणा में। अभी इसकी डेट कन्फर्म नहीं है कब होगा, लेकिन 2021 वाला चौथा जो है वो हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 दिया गया। पिछले 2 सालों से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला है, अमिताभ बच्चन को मिला था। और 2018 का किसे मिला था, 2018 का मिला था विनोद खन्ना को। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाता है और ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी भारतीय सिनेमा के विकास में लगा दी हो। जरूर नहीं कि किसी एक्टर को दिया जाए, किसी डायरेक्टर को भी दिया जा सकता है, सिंगर को भी दिया जा सकता है। और एक चीज़ और इसमें याद रखनी है, जो पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड था वो दिया गया था देविका रानी को। कब दिया गया था, 1969 में पहला, तभी से ये स्टार्ट हुए थे। तो पहला दिया गया था देविका रानी को। नेक्स्ट पूछा था, आईसीसी की सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2019 किसने जीती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 की जीती है बेन स्टोक्स ने, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और जो सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है इसका मतलब होता है क्रिकेटर ऑफ द ईयर। यानी कि आपसे पूछा जाए कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 कौन है, तब भी आपका आंसर यही होगा, बेन स्टोक्स। मतलब जिसको सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिल जाए वही होता है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और इससे पहले ये जो खिताब है वो 2 साल तक रहा विराट कोहली के पास, 2017 वाला और 18 वाला। सन 2004 से ये ट्रॉफी देना स्टार्ट हुई और सन 2004 में पहली बार मिली थी राहुल द्रविड़ को। सर गॉरफील्ड ट्रॉफी जिसके नाम पर दी जाती है, यानी कि सर गॉरफील्ड के नाम पर दी जाती है, ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, उन्हीं के नाम पर ये सम्मान में उनके दी जाती है। और देखिए, आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में यूएई के, वो पूरी दुनिया की क्रिकेट की सबसे शीर्ष संस्था है। नेक्स्ट पूछा था, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज यानी कि भंडारण के लिए मेमोरी के साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होती है, यानी कि 1 जीबी में एमबी पूछा है। आराम से बता देंगे आप। 1024 बड़ा आंकड़ा मैंने बताया था पिछले वीडियो में। अगर 1024 को आप याद रखेंगे तो आसानी से टिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1000 वाले में कन्फ्यूज किया जा रहा है, लेकिन आपको इससे बचना है, आपको लगाना है 1024 वाला। अब 1024 याद रखेंगे तो आसानी से आंसर दे सकते हैं। इसके लिए हम पूरा देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, बिट, यहाँ पर 1 बिट में 1 बिट होता है, ये तो बात सही है, लेकिन एक निबल में 4 बिट्स होते हैं और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। पिछली वीडियो हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें पूछा गया था आपसे एक निबल में कितने बाइट होते हैं, तो उसका आंसर हमारा निकल के आया था एक निबल में होता है आधा बाइट। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं, तो जीबी के लिए मैंने बताया था आप केवल 1024 याद रख लीजिए। देखिए, यहाँ के बाद ऊपर से नीचे तक 1024 का पूरा आंकड़ा है, 1024। सबसे पहले आता है इसमें किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं केबी, एमबी, जीबी, टीबी। उसके बाद केवल ये 4 आपको याद रखने हैं, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। आप चाहें तो केवल एक इसको याद कर लीजिए, पेटाबाइट को। बाकी तो ये तीनों याद करना बहुत ईजी है। देखिए, अगर इनका पहला अक्षर भी याद कर लेते हैं तो कैसा साउंड कर रहा है, EZY, ईजी साउंड कर रहा है ना। तो इन 3 को याद रखना तो बहुत ईजी है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, कैसा क्वेश्चन है। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। और भी देखते हैं हम लोग,
जवाहरलाल नेहरू जो थे वो थे संघ समिति अध्यक्ष। और सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये थे मूल अधिकार समिति के, अल्पसंख्यक समिति के और प्रांतीय समिति के। देखिए, जब भी संघ की बात चले यानी कि यूनियन की, देश के स्तर पे, तो जो भी समिति बनेगी उसका आप आंसर हमेशा लगाइए जवाहरलाल नेहरू। और राज्य स्तर पे कोई समिति की बात चले तो उसका आंसर आप लगाइए सरदार पटेल, हमेशा आपका क्वेश्चन सही होगा। और जो राजेंद्र प्रसाद थे वो संचालन समिति अध्यक्ष थे। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। मूल अधिकार समिति के तो अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन एक मूल अधिकार उप समिति भी थी और इसके साथ साथ अल्पसंख्यक समिति की एक अल्पसंख्यक उप समिति भी थी, उसके अध्यक्ष अलग अलग थे। कौन थे वो? मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे SC मुखर्जी। इस चीज़ को आप याद रखिए, एग्जाम में इससे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जाता है और पहले ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको टिक करने से हमें बचना है। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा भंडारण उपकरण, डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? किस प्रकार का है? तो हार्ड डिस्क होता है सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि द्वितीयक भंडारण का एग्जाम्पल। इसमें केवल आपको एक चीज़ याद रखनी है कि रैम और रोम जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, इसके अलावा जितनी भी मेमोरीज हैं वो सब सेकेंडरी हैं। फिर भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल होता है CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, और भी होते हैं जैसे कि पेन ड्राइव भी सेकेंडरी टाइप का ही होता है, हम अलग से लगाते हैं, उसमें स्टोरेज करते हैं। और आजकल जो देखते हैं आप क्लाउड स्टोरेज, जैसे कि विभिन्न वेबसाइट हैं जो आपको क्लाउड स्टोरेज देती हैं, गूगल भी देता है, इससे पहले UC ब्राउज़र है, एयरटेल में भी अब क्लाउड स्टोरेज आने लगा है। तो क्लाउड स्टोरेज जो होता है उसमें आप अपना डेटा ऑनलाइन स्टोर कर देते हैं और बाद में किसी भी डिवाइस से उसको देख सकते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज भी एक तरीके का सेकेंडरी स्टोरेज है। याद आपको केवल इतना रखना है कि रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी हैं और इसके अलावा जितनी भी मेमोरी स्टोरेज हैं सब सेकेंडरी हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के उप गवर्नर, डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जनवरी 2020 में किया गया था माइकल देवव्रत पात्रा को। और देखिए, RBI में होता है एक गवर्नर होता है और साथ साथ 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। वर्तमान में कौन कौन है देख लेते हैं जल्दी से। शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में RBI के गवर्नर, और BP कानूनगो, महेश कुमार जैन, M राजेश्वर राव और माइकल देवव्रत पात्रा ये डिप्टी गवर्नर हैं। मतलब कि बैरल आचार और NS विश्वनाथन ये दोनों लोग हट चुके हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 23वें संस्करण में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? तो देखिए, जो 23वां संस्करण था वो हुआ था 2019 में अप्रैल में कतर के दोहा में, और इस गेम में भारत के 3 लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था। किस किस ने जीता था? मेंस शॉट पुट यानी कि गोला फेंक में जीता था तेजेंद्र पाल सिंह ने, और 1500 मीटर की विमेंस रेस में जीता था PU चित्रा ने, और 800 मीटर की विमेंस रेस में जीता था गोमती मारुमुथु ने। लेकिन यहाँ पर एक मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। अब आप अगर नेट पर सर्च करेंगे तो आपको इस 23वें संस्करण यानी कि 2019 वाले में भारत का जो स्थान मिलेगा वो मिलेगा 5वां। ऐसा क्यों? इसका स्थान जो था वो तो चौथा था जब ये गेम कंप्लीट हुआ था। इसने जीते थे इंडिया ने 3 गोल्ड मेडल, लेकिन बाद में जनवरी में क्या होता है 2020 में, ये देख रहे हैं ना आप, गोमती मारुमुथु, इन पे डोपिंग का चार्ज लगाया जाता है और डोपिंग टेस्ट में ये फेल हो जाती हैं। मतलब आप अगर नशीली दवाइयों का सेवन करके दौड़ते हैं तब तो आप रेस निकाल ही लेंगे। तो ये डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई हैं। डोपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद 2019 से लेके 2023 तक इन पर प्रतिबंध लगा दिया है 4 साल के लिए। लगाया तो था जनवरी में, लेकिन काउंट होगा 2019 से लेके 2023 तक। तो इनका ये गोल्ड मेडल भी वापस ले लिया गया। अब भारत के पास कितने बचे? केवल 2 बचे। तो इस तरीके से ये जो है भारत फिसल के 5वें स्थान पर आ गया है। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 2019 का तो ठीक है कतर के दोहा में हुआ था, 2020 का कहाँ पर हुआ? क्या कोरोना की वजह से कैंसिल तो नहीं हो गया वो? तो आपका आंसर होना चाहिए 2020 का कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि 2020 में तो होना ही नहीं था। जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप गेम्स होते हैं वो हर 2 साल में एक बार होते हैं। नेक्स्ट होगा 2021 में। कहाँ पर होगा? ग्वांगजू में होगा। चाइना का शहर है ग्वांगजू, वहीं पर ही आयोजित किया जाएगा। इसको आप उससे मत कंफ्यूज कीजिए। एक होता है एशियन गेम्स। एशियन गेम्स अलग चीज़ होती है, वो 4 साल में एक बार होते हैं। पिछली बार 2018 में हुए थे, अब 2022 में होंगे। जबकि ये एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, ये अलग चीज़ है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है,
दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ज्वार भाटा कहा जाता है। क्यों आते हैं ज्वार भाटे समुद्र में? क्योंकि जो सूर्य और चंद्रमा होते हैं वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से धरती को खींचते हैं। अब जमीन तो खींच के जाती नहीं है, लेकिन पानी की जो सतह होती है वो थोड़ी सी कमजोर पकड़ होती है उसकी, तो वो खींच के भागती है सूर्य और चंद्रमा की तरफ, लेकिन फिर से धरती अपना फोर्स लगाती है और उसको वापस खींच लेती है। तो पानी जब उठता है ऊपर तो उसको कहते हैं ज्वार, और धरती फिर से खींच लेती है तो उसको कहते हैं भाटा। ये दिन में 2 बार होता है, 2 बार ज्वार आता है, 2 बार भाटा। और एक क्वेश्चन इसमें यह आता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति की अपेक्षा चंद्रमा का बल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2019 किसने जीती? बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। ये जो 2019 की विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप थी ये जीती है कोनेरू हम्पी या हम्पी कोनेरू ने। ये देख लीजिए इनकी फ़ोटो है यहाँ पर। ये चेस खेलती हैं, बड़े ही सोच विचार में पड़ी हुई हैं कि अब कौन सी आगे चाल चलें। और ये जो हम्पी कोनेरू हैं ये पहली ऐसी महिला हैं विश्व की जो सबसे कम उम्र में चेस की ग्रैंड मास्टर बनी थी। कितनी उम्र में बनी थी ये? 2002 में बनी थी, केवल 15 साल की उम्र में। नेक्स्ट पूछा था आपसे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। इसको हम पूरा शॉर्ट में देख लेते हैं। 3 तरीके के आपातकाल होते हैं आपके। पहला होता है 352, फिर 356, फिर 360। सब में आप 4-4 जोड़ते चली जाइए, आपको क्रम मिल जाएगा। ये पूरा होता क्या है, 352 में लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि नेशनल लेवल पर। जब भी हमारे देश को बाह्य आक्रमण से खतरा हो या आंतरिक अशांति से खतरा हो तो लगा दिया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा जो होता है वो होता है 356 में राष्ट्रपति शासन। ये लगाया जाता है राज्यों पर, जैसे कि MP, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। नेक्स्ट होता है 360 में वित्तीय आपातकाल। ये जो वित्तीय आपातकाल है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं पैसे से रिलेटेड, ये भारत में कितनी बार लगा है, तो अभी तक एक भी बार नहीं लगा है ये। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? कौन सी नहीं है आप समझ गए होंगे। तीनों को पढ़ेंगे आप तो पाएंगे आप, RBI जो है वो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, बल्कि वो भारत का शीर्ष बैंक है। इनमें से जो क्रिसिल है इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके फुल फॉर्म के चक्कर में आप मत पढ़िए, बस इससे एक क्वेश्चन याद रख लीजिए कि भारत की पहली रेटिंग एजेंसी थी वो थी क्रिसिल। और केयर जो कंपनी है इसका भी फुल फॉर्म होता है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। तो फुल फॉर्म को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस इतना जान लीजिए कि जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो विभिन्न कंपनियों को रेटिंग देती हैं, उनका रिस्क फैक्टर बताती हैं, उनका क्रेडिट एनालिसिस करती हैं कि किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, किसका शेयर्स अच्छा है, किसका खराब है। ये सारे काम करती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1 जनवरी 2020 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के तौर पर कार्यभार संभाला है? तो 1 जनवरी को संभाला है और पहले चीफ ऑफ डिफेंस, ये तो क्वेश्चन में ही बता दिया। तो कौन है वो है जनरल बिपिन रावत। आपको पता होगा ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ये तो बन गए CDS, तो इनकी पोस्ट खाली हो गई, तो इनकी पोस्ट मिल गई है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को। और भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नौसेना प्रमुख का नाम भी लिखा हुआ है करमबीर सिंह, और नौसेना प्रमुख को कहते हैं एडमिरल। और वायुसेना प्रमुख को क्या कहते हैं? वायुसेना प्रमुख को कहते हैं एयर चीफ मार्शल। और वर्तमान में कौन है वो? राकेश कुमार भदौरिया हैं एयर चीफ मार्शल। नेक्स्ट है, कथकली नृत्य ललित कला के कितने प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है? फिल इन द ब्लैक्स बनना था आपको। तो देखिए, कथकली नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है, हम लोगों ने याद किया हुआ है। कथकली जो नृत्य है केरल का है, लेकिन एग्जामिनर भी अब चालाक हो गया है, उसे पता है कि आपने याद कर लिया है, तो उसने फंसाने के लिए देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा, कितनी कलाओं का है। अब हमें क्या पता कितनी कलाओं का है, हमें तो बस इतना पता है कि कथकली जो नृत्य है वो केरल का है, और कथकली में से केवल अगर हम ये कथक निकाल दें तो इतना जो डांस बच जाता है वो बच जाता है उत्तर प्रदेश का। ये भी हमने याद कर लिया है। लेकिन इसमें लयबद्ध प्रारूप कितने होते हैं? तो इसमें जो लयबद्ध प्रारूप होते हैं वो होते हैं 5। ये कथकली जो नृत्य है इस तरीके से किया जाता है, इस तरीके की पूरी ड्रेस पहनी जाती है बेहतरीन तरीके से मेकअप करके। ये देखिए इसने पूरा ग्रीन कलर का मेकअप किया हुआ है। नेक्स्ट पूछा था, अगस्त 2019 में आयोजित डूरंड कप का 129वां संस्करण निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता? पूर्वी बंगाल, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, मोहन बागान या गोकुलम केरल।
जो डूरंड कप है वो किस खेल से संबंधित है? वो है फुटबॉल से संबंधित। नेक्स्ट पूछा था, किस योजना के तहत भारत सरकार ने नई संस्था स्थापित की है जो सूक्ष्म इकाइयों के विकास एवं पुनर्वित्तीय प्रक्रियाओं से संबंधित है? इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द न्यू इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू माइक्रो यूनिट्स? यानी कि जो माइक्रो यूनिट्स हैं, सूक्ष्म इकाइयाँ, उनको वित्त सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी नई संस्था स्थापित की गई है? तो ये जो संस्था है वो की गई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। इस योजना की शुरुआत की गई थी अप्रैल 2015 में। एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बताइए किस योजना के तहत 3 तरह के ऋण प्रदान किए जाते हैं? तो उसका आंसर भी यही मुद्रा योजना होता है। इसमें 3 तरह के ऋण दिए जाते हैं। एक तो होता है शिशु लोन। शिशु में छोटा बच्चा होता है, मतलब ये लोन का छोटा सा पैकेट है, 50,000 रुपये आपको दिए जाते हैं। फिर किशोर का मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा लड़का, तो आपको दिए जाते हैं 50,000 से 5 लाख रुपए। ये सारी स्कीम्स के नाम हैं। तीसरा टाइप का इसमें लोन होता है तरुण लोन। 5 से लेकर 10 लाख तक का लोन इसमें आपको दिया जाता है। और भी देखते हैं हम लोग, जैसे कि प्रधानमंत्री मनरेगा योजना, ये क्या है? इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो प्रधानमंत्री मनरेगा योजना जो है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ग्रामीण क्षेत्र में जो अनस्किल्ड लेबर है उसको उनके ही गांव में 100 दिन का रोजगार कम से कम उपलब्ध कराया जाएगा, इस बात की गारंटी है इस एक्ट में। अब ये एक्ट है तो 2005 में तो ये पास हो गया था, लेकिन ये योजना लागू हुई थी फरवरी 2006 से। और इसमें जो एक शब्द है महात्मा गांधी, पहले इसका नाम नरेगा था, यहाँ से स्टार्ट होता था NREGA। लेकिन 2009 में क्या होता है, 2009 में इसमें एक शब्द जोड़ा जाता है 2 अक्टूबर के दिन, महात्मा गांधी। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि नरेगा में महात्मा गांधी शब्द कब जोड़ा गया, तो आप बताएंगे 2 अक्टूबर 2009 को जोड़ा गया था। और भी देखते हैं हम लोग प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, इसको हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन स्कीम है। और प्रधानमंत्री सड़क योजना या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऐसे गांव जिनकी आबादी 500 है या रेगिस्तान या पहाड़ी इलाके में जिन गाँवों की आबादी 250 है, उनको सड़क मार्ग से जोड़ना इसका उद्देश्य है। इस योजना की शुरुआत की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने ही जन्मदिवस के दिन 25 दिसंबर सन 2000 को। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुम्मलपल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो तुम्मलपल्ले जो है वो है आंध्र प्रदेश में। 2011 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने इसकी खोज की थी, इस पर एक रिसर्च की थी। उस रिसर्च में पता लगा था कि तुम्मलपल्ले में यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। और वर्तमान में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है यूरेनियम का, वो वाला क्वेश्चन भी आगे इसी सेट में पूछा गया था, तो देखते हैं उसको आगे हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो देखिए 1857 की क्रांति आपको पता होगी। 1857 की क्रांति से पहले भारत में जो शासन था वो कंपनी का शासन था, लेकिन जब 1857 का विद्रोह हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को रास्ते से हटा दिया कि तुम तो बेटा दोबारा विद्रोह करवा दोगे, तुम रास्ते से हट जाओ, अब हम सीधे भारत में शासन करेंगे। और 1858 से भारत में ब्रिटेन का सीधे शासन हो गया था। इस पर मैंने एक बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विशेषता निर्मित टैंकों और तालाबों में मछलियों का पालन क्या कहलाता है? मछलियों का पालन क्या कहलाता है? कैश क्वेश्चन है एकदम, पिस्सीकल्चर कहलाता है। और हॉर्टिकल्चर क्या कहलाता है? बागवानी फसलों को उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। और विटीकल्चर क्या कहलाता है? अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का जो आविष्कार है वो किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। एक और क्वेश्चन है जो अल्फ्रेड नोबेल से पूछता है कि TNG को क्या कहा जाता है? तो इसको याद रखिए आप, TNG को कहा जाता है नोबेल का तेल। लेकिन इस नोबेल का तेल की आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने नहीं किया था, किसी और ने किया था, लेकिन एग्जाम में वो पूछा नहीं गया है अभी तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो प्रोटोजोआ के कारण होती है काला अजार बीमारी। और एड्स किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है। रेबीज किसके कारण होता है? ये रेबीज वायरस के कारण होता है और ये कुत्ते के काटने से होता है। और चेचक यानी कि चिकन पॉक्स, और ये होता है बैरिसेला जोस्टर वायरस के कारण। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? यूरेनियम उत्पादक देश विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है?
कजाकिस्तान है। सेकंड नंबर का है कनाडा और थर्ड नंबर का ऑस्ट्रेलिया। तीनों याद रखिए, इनसे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि सेकंड नंबर का कौन है, थर्ड नंबर का कौन है। नेक्स्ट पूछा था, गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित में से किस महीने मनाया जाता है। अब ज्येष्ठ, कार्तिक, श्रावण या बैसाख। अब यहाँ पर आपको फंसा दिया। अगर आप पंजाब हरियाणा वाले साइड के इलाके के हैं तब तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर देंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को जो आंसर है, गुरु पर्व मनाया जाता है अक्टूबर नवंबर में, यानी कि अक्टूबर नवंबर कब पड़ता है, ये होता है कार्तिक के समय। नेक्स्ट पूछा गया आपसे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बहुत सारे कथन दिए गए थे। ये सारे कथन जो हैं वो राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित हैं। आपको पता होगा राष्ट्रपति भी क्षमादान दे सकता है और राज्यपाल भी क्षमादान दे सकता है। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति होती है। बिल्कुल होती है, क्षमा कर सकता है। तो बाकी कथनों को एलिमिनेट करने के लिए हमें 2 पॉइंट पता होना चाहिए केवल। कौन कौन से। पहला पॉइंट है इसमें कि राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का क्षमादान दे सकता है, उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, जबकि राज्यपाल के पास लिमिट है। राज्यपाल जो है वो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, मतलब मृत्युदंड को नहीं हटा सकता, उसको निलंबित जरूर कर सकता है। निलंबन करने का मतलब है किसी को मृत्युदंड अप्रैल में दिया जाना है तो राज्यपाल कह सकता है इसको अप्रैल में मत दो, इसको मई में देना। मई में दिया जाना तो कह देगा अपने मन से इसको जुलाई या अगस्त सितंबर में देना। तो मृत्युदंड को टाल सकता है राज्यपाल, लेकिन हटा नहीं सकता है, जबकि राष्ट्रपति हटा सकता है। दूसरे मामले में राज्यपाल की लिमिटेशन ये हो जाती है कि ये सेना द्वारा दिए गए दंड को कम नहीं कर सकता है या हटा सकता है। सेना द्वारा दिया गया जो दंड होता है सेना न्यायालय द्वारा, वो कहलाता है कोर्ट मार्शल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कामों और विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभावों के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो प्रकाश विद्युतिकी यानी कि लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो फ्रेंड्स, इस तरीके देखिए हमने इस सेट के 25 क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।